हेलो, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक बहुत ही खूबसूरत चैप्टर जिसका नाम है बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। खूबसूरत होने के साथ साथ ये काफ़ी आसान चैप्टर है जिससे आपको एग्जामिनेशन में 5 to 10 मार्क्स सिक्योर हो जाएगा आप कोर्स कंप्लीट करने के बाद। यानी कि 2 क्लास में हमारी बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट की वीडियो क्लास खत्म होगी। इसको करने के बाद आप आसानी से अपने एग्जामिनेशन में 5 से 10 नंबर लेके आ सकते हैं। एकदम आसान और प्यारा चैप्टर है। क्लास 11th में जो भी स्टूडेंट अभी पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी, और उनकी अगर ये पहले वीडियो क्लासेज है तो उनके साथ में थोड़ी बात करना चाह रहा हूँ। थोड़ी बात क्या करना चाह रहा हूँ कि आप लोग 10th पास करके आए हैं अभी 11th क्लास में अकाउंट पढ़ने, ऐसा मैं ये एज्यूम करता हूँ, क्योंकि हो सकता है आप लोगों में से कई लोग 11th-12th कर चुके हैं और उसके बाद प्रोफेशनल की प्रिपरेशन कर रहे हो या कॉमर्स ग्रेजुएशन कर रहे हो कॉमर्स में। तो मैं ये मानता हूँ कि आप लोग आफ्टर 10th के बाद जस्ट आपने 11th में एडमिशन लिया है और बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट आप पहली बार पढ़ रहे हो। देखिए, अकाउंट ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें अगर आप एक बार बेसिक चीज़ों को समझ लें ठीक से तो आपको कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं होती है। बहुत ही आसान सब्जेक्ट है और बहुत ही प्यारा सब्जेक्ट है एंड बहुत ही छोटा सिलेबस है। आपके 11th में बहुत छोटा सिलेबस है। अगर आप ठीक से पढ़ेंगे तो 1 मंथ में आप अपने सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं। ओनली 1 मंथ का ये सिलेबस है पूरा 11th क्लास का अकाउंटेंसी। लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा याद रखने के लिए? क्लास तो आप खत्म कर लेंगे 1 मंथ में, लेकिन आपको रेगुलर बेसिस पे रिवाइज करना पड़ेगा। कि अगर आप रिवाइज नहीं करेंगे तो आप बहुत जल्दी भूल जाएंगे, क्योंकि आप पहली बार पढ़ रहे हैं। हमारा जो सिस्टम है एजुकेशन सिस्टम, उसमें हम लोग 6th क्लास के बाद थोड़ा बहुत साइंस के बारे में पढ़ते हैं, मैथ तो रेगुलर पढ़ते हैं, लेकिन कॉमर्स यानी अकाउंटेंसी पेपर आप डायरेक्ट 11th में पढ़ते हैं। तो हमने कभी पहले पढ़ा नहीं होता है, इसलिए थोड़ा सा हमें क्या लगता है मुश्किल। दूसरी समस्या क्या है स्टूडेंट के बीच में कॉमन? दूसरी समस्या ये है मीनिंग यानी डिफिनीशन। आप उन शब्दों का मतलब ही नहीं समझते हैं। जो शब्द बार बार आपके अकाउंटेंसी चैप्टर में यूज किया जाता है, क्योंकि हम और आप पहली बार उसको देख रहे हैं। तो इसके लिए आपको डिफिनीशन को ठीक से समझना पड़ेगा। डिफिनीशन की हमारी वीडियो क्लास है, आप उसको रेफर कर सकते हैं। आप एक बार डिफिनीशन को ठीक से समझ जाएं तो आप जो गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग की बार बार चर्चा करते हैं कि वो आपको रटना पड़ेगा, वो आपको क्या डेबिट होगा क्या क्रेडिट होगा समझना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ज़्यादातर समस्याएं वहीं पे देखी है मैंने, जिनको डिफिनीशन ठीक से नहीं पता है। स्टूडेंट से पूछ दो कि बिल्स पेबल क्या है तो बोलता नहीं पता। इवन कई स्टूडेंट तो सिंपल क्रेडिटर और डेटर के बारे में भी ठीक से नहीं बता पाते। तो जब तक आप शब्दों का मतलब नहीं समझेंगे, खास करके गांव से जुड़े हुए स्टूडेंट, उन्हें बिजनेस के शब्दों का मतलब नहीं पता होता है। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप डिफिनीशन को ठीक से पढ़िए, आराम से पढ़िए और उसको अपने आसपास होने वाली घटनाओं से रिलेट कीजिए। ठीक है, तो ज़्यादा मैं इस बारे में बात नहीं करूँगा, क्योंकि ये सारी बातें मैंने डेफिनीशन वाले चैप्टर में की हुई है, तो आप वहाँ पे रेफर कर सकते हैं। आज हम लोग जो क्लास स्टार्ट कर रहे हैं वो है बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट का BRS। शॉर्टकट में हिंदी में बोले तो बैंकिंग समाधान विवरण। बैंक समाधान विवरण होता क्या है वो समझते हैं पहले। देखिए, कोई भी बिजनेसमैन आज के ज़माने में कैश में ट्रांजैक्शन करेगा ये पॉसिबल है? पहले भी पॉसिबल नहीं था, क्योंकि कई इसके टेक्निकल कारण है कि ज़्यादा कैश में ट्रांजैक्शन आपको गवर्नमेंट अलाउ नहीं करती है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट 10,000 से ज़्यादा ट्रांजैक्शन, कुछ केस में 1 लाख, कुछ केस में 2 लाख, कुछ केस में 30,000, इतना ही अलाउ किया उन्होंने कि आप इस सिचुएशन में इतना ही कैश यूज कर सकते हैं। तो कोई भी बिजनेसमैन के लिए पॉसिबल है कि वो कैश में बिजनेस करे? नहीं पॉसिबल है। और धीरे धीरे अगर आप ध्यान देंगे तो कैश को क्या हो रहा है, कैश डिजिटल हो रहा है। तो आप
आपको किसी भी बिजनेसमैन को बैंक अकाउंट की जरूरत होगी, और आपको पता है कि कोई भी बिजनेसमैन बिजनेस पर्पस के लिए अगर बैंक अकाउंट ओपन करता है तो उसको करंट अकाउंट बोलते हैं। एक सेविंग अकाउंट होता है जो हम लोग पर्सनल पर्पस के लिए ओपन करते हैं, लेकिन उसकी कुछ लिमिटेशन होती है, इतना ही जमा कर सकते हैं, इतना ही विड्रॉ कर सकते हैं। करंट अकाउंट में ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं होता है। तो बिजनेस पर्पस के लिए जो अकाउंट ओपन किया जाता है बैंक में उसको करंट अकाउंट बोलते हैं। लेकिन क्या कोई भी व्यक्ति जिसके मल्टीपल ट्रांजैक्शन हो, बहुत सारा ट्रांजैक्शन हो, वो सिर्फ बैंक के स्टेटमेंट पे डिपेंड रह सकता है? अच्छा, बैंक स्टेटमेंट का मतलब क्या? देखिए, जब आप बैंक में अकाउंट ओपन करते हैं, करंट अकाउंट, चालू खाता, तो आपको तीन चीजें बैंक प्रोवाइड करता है। एक तो बैंक प्रोवाइड करता है कि अगर आपको किसी को पेमेंट करना है तो उसके लिए आपको चेक बुक देता है कि आप चेक बुक के थ्रू पेमेंट कीजिए, या खुद भी अगर आपको पेमेंट निकालना है तो आपको चेक बुक यूज करना पड़ेगा। एटीएम कार्ड को छोड़ के मैं बोल रहा हूँ, कुछ भी अगर आप बैंक से पैसा निकालेंगे या किसी को देंगे पैसा तो चेक के थ्रू देंगे। चेक पे उस व्यक्ति का नाम लिख देंगे, जितना अमाउंट आपको देना है वो अमाउंट लिख देंगे और उस व्यक्ति को चेक दे देंगे। चेक में ये फायदा है जो आप किसी पर्टिकुलर डेट का चेक दे सकते हैं। जैसे एक चेक की वैलिडिटी 3 मंथ की होती है। अगर आपको किसी व्यक्ति को पैसा देना है और वो आपके पास से, मान लीजिए कोई व्यक्ति आया और बोला कि मुझे पैसा दो, मैं 2 महीने बाद आऊँगा घर, लेकिन मुझे पैसा चाहिए, तो आप उसे चेक दे देंगे 2 महीने बाद के डेट का। 2 महीने का जब वो डेट आएगा, वो व्यक्ति बैंक में जाएगा, अपने अकाउंट में उस चेक को जमा करेगा, और 1 से 2 दिन का टाइम लगता है क्लियर होने में चेक, और वो उतना अमाउंट आपके अकाउंट से डिडक्ट हो जाएगा, उस व्यक्ति के अकाउंट में जमा हो जाएगा। अगर आपको पैसा जमा करना है तो उसके लिए पे इन स्लिप बैंक प्रोवाइड करती है। डिपॉजिट का फॉर्म सिंपल लैंग्वेज में जो बैंक में जाते हैं पैसा जमा करने से क्या बोलते हैं? डिपॉजिट वाला फॉर्म दो। वही आप चाहे तो 2 4 10 फॉर्म उठा के भी घर लेके आ सकते हैं। और तीसरा बैंक आपको एक छोटा सा डायरी ऐसा, या फिर थोड़ा चौड़ा भी हो सकता है, लेकिन छोटी सी बुक प्रोवाइड करता है। उस बुक में बैंक में आपके अकाउंट से जितना भी ट्रांजैक्शन हुआ है, यानी जो भी पैसा कटा है और जो पैसा आया है और अब कितना बैलेंस है, वो लिखा रहता है डेट वाइज। तो उस जो विवरण आपको प्रोवाइड करता है, स्टेटमेंट जो बैंक जिस उस बुक पे लिख के देता है, उसी को पासबुक बोलते हैं। ठीक है, तो बैंक में अकाउंट ओपन किया आपने, आपको पासबुक मिल गया, चेकबुक मिल गया एंड पे इन स्लिप मिल गया। अब कोई बिजनेसमैन के लिए ये पॉसिबल है कि वो रोज जाके अपने बैंक में अपने पासबुक को अपडेट करे? क्या ये पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल। तो बिजनेसमैन क्या करता है कि अपने बिजनेस के प्लेस पे जो उनके अकाउंटेंट होते हैं, वो अकाउंटेंट को बोलता है कि भाई एक काम कर, बैंक में जो भी ट्रांजैक्शन हम लोग करते हैं उसको अपने यहाँ भी एक जगह पे नोट करो। अपने यहाँ भी एक जगह पे एक डायरी पे या एक बुक बना लो, उस पर नोट करो, जिसको हम लोग कैश बुक के नाम से जानते हैं। अगर आपने इससे पहले कैश बुक का चैप्टर पढ़ा होगा तो वहाँ आपने देखा होगा कि आपने जिसके भी सिलेबस में जैसा हो, कि आपने सिंगल कॉलम पढ़ा है, डबल कॉलम पढ़ा है, या ट्रिपल कॉलम कैश बुक पढ़ा है। कुछ बोर्ड में सिर्फ डबल कॉलम कैश बुक तक ही सिलेबस है, कुछ बोर्ड में ट्रिपल कॉलम तक भी है। हमारे वीडियो क्लासेस में तीनों कॉलम को कवर किया गया है, ट्रिपल कॉलम कैश बुक तक कवर किया गया है। तो आपने देखा होगा कि सिंगल कॉलम में भी कई बार सिर्फ बैंक का कॉलम रहता है, डबल कॉलम है तो वहाँ पे कैश एंड बैंक का कॉलम रहता है, एंड ट्रिपल कॉलम है तो कैश, बैंक एंड डिस्काउंट का कॉलम रहता है। तो कोई भी बिजनेसमैन खुद भी रिकॉर्ड रखता है। वो क्या करता है कि बैंक में के थ्रू जितने भी ट्रांजैक्शन हुए हैं, बैंक के थ्रू जितने भी ट्रांजैक्शन हुए हैं
वो खुद भी नोट करता है, ठीक है। और एक टाइम गैप पे, यानी मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, नॉर्मली वीकली भी कई जगह किया जाता है, कई जगह मंथली भी किया जाता है। ऐसा कोई रूल नहीं है इस रिगार्डिंग कि आपको कब करना है। आप अपनी सहूलियत के हिसाब से आप बैलेंस निकालिए। तो जितना भी पैसा आपके पास आया है और जितना गया है, मान लीजिए 1 लाख रुपए आया है और 75,000 रुपये गया है, चेक के थ्रू, बैंक के थ्रू, कैश की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। तो दोनों जगह बैलेंस सेम होना चाहिए। 1 लाख आया है और 75,000 गया है, यानी 25,000 रुपये आपके पास बैलेंस होना चाहिए। तो आपने जो लिखा है अपने बिजनेस के प्लेस पे कैश बुक में, वहां भी 25,000 का क्या होना चाहिए, बैलेंस। और बैंक के पासबुक में भी 25,000 का बैलेंस होना चाहिए। जायज बात है, इतनी समझ में आ गई आपको। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि दोनों जगह बैलेंस सेम नहीं होता है। प्रॉब्लम क्या है कि दोनों जगह बैलेंस सेम नहीं होता है, दोनों बैलेंस में डिफरेंस होता है। डिफरेंस क्यों होता है, इसके कई सारे कारण हैं, अभी उस पर हम चर्चा करेंगे। डिफरेंस क्यों होता है इस पे हम लोग डिस्कशन करेंगे, और पूरा खेल ही तो बीआरएस का वही है कि डिफरेंस क्यों होता है, क्यों डिफरेंस है। तो वो डिफरेंस जिस वजह से दी है उसको पकड़िए, उसको पकड़ना है, कैच करना है कि भाई क्यों डिफरेंस है। क्योंकि 1 लाख आया और 75,000 रुपये गया, तो दोनों जगह 25,000 होना चाहिए, लेकिन दोनों जगह अलग अलग अमाउंट है। मान लीजिए कैश बुक में आपका 25,000 है, लेकिन बैंक का सपोज कीजिए आपको दिखा रहा है 35,000, या फिर बैंक दिखा रहा है आपको 15,000। दोनों में डिफरेंस जिस वजह से है उसको ढूंढ के एक जगह पे लिखना, इसी को बोलते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। क्लियर। तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते टाइम आप कुछ ट्रांजेक्शन ऐसे हैं जो दोनों अमाउंट के बीच में, यानी कैश बुक जो आपने घर पे लिखा हुआ है एंड पासबुक जो बैंक ने आपको दिया है प्रिंट करके, उसमें जो डिफरेंस है, क्यों डिफरेंस होता है, आइए इसको थोड़ा सा हम लोग इस पे बात करते हैं। मान लीजिए हम लोग जांच पड़ताल कर रहे हैं 31 मार्च को, हम लोग जांच पड़ताल कर रहे हैं 31 मार्च को, और 31 मार्च को आपने किसी को चेक दिया कि जा भाई मेरे अकाउंट से पैसा ले ले। आपने किसी को चेक दिया, इसको हम लोग बोलेंगे चेक इशू। आपने किसी को दिया है चेक कि जा भाई 10,000 रुपये ले लियो, मैंने तुमको पेमेंट कर दिया 10,000 का, चेक दे दिया मतलब पेमेंट कर दिया। अब वो व्यक्ति 31 मार्च को किसी कारण से बैंक नहीं जा पाया, बैंक नहीं जा पाया, लेकिन आपने जब उसको चेक दिया तो आपने अपने यहाँ क्या लिख लिया कि पेमेंट कर दिया। अभी आपने कैश बुक अगर नहीं पढ़ा है तो सिंपल लैंग्वेज में कुछ बात करते हैं कि मान लीजिए पैसा आया तो इधर लिखेंगे प्लस के साइड, और पैसा गया तो इधर लिखेंगे माइनस के साइड, ठीक है। तो आपने क्या किया, जो कि अपने घर वाले बुक में, कैश बुक में लिख लिया कि 10,000 रुपया पेमेंट हो गया, लेकिन वह व्यक्ति तो बैंक जा ही नहीं पाया 31 मार्च को, और हम लोग जांच पड़ताल कब कर रहे हैं, 31 मार्च के इवनिंग में। तो हम क्या पाएंगे, हम ये पाएंगे कि हमारे यहाँ 10,000 रुपये का बैलेंस कम है। मान लेते हैं कि हमारे यहाँ 1 मार्च को, 1 मार्च हम लोग 1 मार्च से लेके 31 मार्च का एनालिसिस कर रहे हैं कि हमारे पास पहले 1 लाख रुपया था, और बैंक, ये रहा आपका कैश बुक, ये रहा आपका कैश बुक। अच्छा 1 मिनट रुक जाइए। ये रहा आपका घर वाला कैश बुक,
और ये रहा आपका बैंक वाला पासबुक। हमारे पास पहले से 1 लाख रुपया है, हमने किसी को 10,000 का चेक दे दिया, तो हमारे पास कितना पैसा बचा? 90,000 रुपया। और बैंक में भी मान लेते हैं कि 1 लाख रुपए का बैलेंस है, लेकिन जिस व्यक्ति को हमने चेक दिया वो बैंक में गया ही नहीं। तो 31 मार्च की इवनिंग में बैंक का कितना बैलेंस होगा? 1 लाख रुपया ही, क्योंकि कुछ पैसा तो यहां से निकला ही नहीं। क्लियर है? लेकिन हमारे घर पे क्या बैलेंस है? 90,000 रुपया की। हमने तो भाई चेक दे दिया था, पेमेंट कर दिया। समझ में आया कि क्या डिफरेंस है, क्यों डिफरेंस है? 10,000 रुपये का डिफरेंस है। क्यों डिफरेंस है? कि हमने तो अपने यहाँ लिख लिया घर में कि पैसा दे दिया, वह व्यक्ति बैंक में गया ही नहीं पैसा लेने, तो बैंक का बैलेंस तो एज इट इज है 1 लाख रुपीज। तो ये डिफरेंस का कारण हो सकता है। दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि सपोज कीजिए उसने 31 मार्च को ही चेक जमा कर दिया बैंक में, और आपको पता होना चाहिए कि बैंक में अगर आप आज चेक जमा करते हैं तो कम से कम 1 से 2 दिन का समय लगता है वह अमाउंट आपके अकाउंट में प्लस होने में। ठीक है, तो बैंक में उसने चेक जमा कर दिया, लेकिन अभी तक चेक क्लियर नहीं हुआ। बैंक उस पैसा को आपके अकाउंट से डिडक्ट नहीं कर पाया, उस व्यक्ति के अकाउंट में पैसा जमा नहीं हो पाया, तो भी बैंक का बैलेंस क्या है आपका? 1 लाख, डिडक्ट पैसा हुआ नहीं, तो भी बैलेंस उतना ही उतना रहेगा 1 लाख रुपए। जबकि आपके यहाँ कितना हो गया? 90,000। सपोज कीजिए आपने जो चेक दिया था वो बाउंस कर गया। बाउंस का मतलब समझते हैं? आपके अकाउंट में पैसा नहीं था। ये सिचुएशन छोड़ दीजिए, मान लीजिए आपके अकाउंट में पैसा ही नहीं था, आपने चेक दे दिया और बोला कि चेक क्लियर होने में तो 2 दिन टाइम लगेगा, ये सोच के आपने चेक दे दिया, और बैंक ने थोड़ा सा तेजी दिखाया और आज ही आपके अकाउंट में वो चेक का पैसा काटने के लिए बैंक रेडी हो गया, लेकिन आपके अकाउंट में तो पैसा है ही नहीं, तो क्या काटेगा? कुछ भी नहीं। उल्टा आपके अकाउंट में पैसा नहीं है और आपने किसी को प्रॉमिस कर दिया पेमेंट करने का, चेक दे दिया, तो बैंक उल्टा कुछ आप पे फाइन लगा देगा। तो बैंक के अकाउंट में भी बैलेंस क्या है? 0 है, और पैसा तो है नहीं। उल्टा क्या हुआ? कुछ फाइन लग गया। तो बैंक मान लीजिए सपोज कीजिए 500 रुपया फाइन मार दिया, तो आपके बैंक अकाउंट में बैलेंस कितना हो गया? -500। और आपके अकाउंट में कितना है? 0 का 0, तो भी डिफरेंस आ गया। सपोज कीजिए आपको किसी क्लाइंट से पैसा मिलना था, उसने आपको एक चेक दे दिया, आपने क्या किया? 10,000 रुपीज का चेक है अगर मान लीजिए, तो आपने अपने यहाँ लिख लिया कि पैसा मिल गया। आपने उस चेक को अभी जमा ही नहीं किया, तो बैंक का बैलेंस कितना है? मान लीजिए अगर बैंक का यहाँ भी 0 मान के चलते हैं, बैलेंस है यहाँ भी 0 मान के चलते हैं, तो बैंक का बैलेंस कितना है? 0 का 0, क्योंकि आपने उस चेक को जमा नहीं किया बैंक में, तो भी दोनों जगह डिफरेंस आ गया। दूसरा, अगर आपने चेक जमा कर दिया लेकिन बैंक अभी तक पैसा कलेक्ट करके नहीं ला के आपके अकाउंट में जमा कर पाया, तो भी बैंक का बैलेंस 0 है, और आपने तो लिख लिया अपने यहाँ कि 10,000 मिल गया। ठीक है। या फिर तीसरा सिचुएशन क्या? बैंक उस जिस व्यक्ति ने चेक दिया उसके अकाउंट से पैसा लेने गई बैंक, लेकिन वहां पे पैसा था ही नहीं उसके अकाउंट में, तो चेक डिसऑनर हो गया, यानी बाउंस कर गया। आम बोलचाल की भाषा में चेक बाउंस कर गया, तो भी आपके बैंक अकाउंट में बैलेंस क्या है? 0। और आपने तो लिख लिया है 10,000 रुपये अपने यहाँ घर पे, तो मिल गया। हो सकता है कि किसी क्लाइंट ने आपके अकाउंट में 1 लाख रुपया जमा कर दिया और आपको पता ही नहीं, डायरेक्ट डिपॉजिट कर दिया कैश आपके अकाउंट में, तो यहाँ तो बैलेंस 1 लाख रुपया हो गया और यहाँ पे बैलेंस कितना है? 0 का 0, तो भी डिफरेंस आ गया। ठीक है।
तो ये सब कई तरह के कारण हैं जिसके वजह से बैंक के पासबुक और आपने जो घर पे बनाया है, बिजनेस वाले जगह पे बनाया है कैशबुक का बैंक कॉलम, दोनों के क्लोजिंग बैलेंस में, यानी जिस डेट को हम हिसाब कर रहे हैं उस डेट में डिफरेंस आता है। और इस डिफरेंस को आइडेंटिफाई ही करना ही क्या है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। क्लियर है? कोई डाउट? और भी कई तरह के ट्रांजेक्शन है। मान लीजिए आपने किसी शेयर में पैसा लगाया है, किसी म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट किया है, तो उनको अगर कुछ प्रॉफिट होता है तो वो प्रॉफिट आपको आपके साथ बांटते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिविडेंड, लाभांश। तो आपके घर पे तो देने आते नहीं है, डायरेक्ट क्या करते हैं, आपके बैंक अकाउंट में जमा कर देते हैं। और आपको तो पता ही नहीं है, मेरे बैंक अकाउंट में जमा हो गया है 500 रुपये डिविडेंड, तो क्या हुआ, बैंक का बैलेंस बढ़ गया, आपका बैलेंस उतना ही का उतना ही है, जीरो का जीरो। ठीक है? मान लीजिए आपके आजकल इंश्योरेंस वगैरह का प्रीमियम का पेमेंट कैसे होता है, बैंक से पैसा डिडक्ट हो जाता है। नॉर्मली अगर आप आजकल इंश्योरेंस वगैरह करवाते हैं तो एक ई नेच फॉर्म साइन कर लिया जाता है कि बार बार आपको प्रीमियम जमा करने के लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जब वो डेट आएगा उस डेट को आपके बैंक अकाउंट से पैसा डिडक्ट हो जाएगा। और ई नेच फॉर्म को साइन करके आप बैंक को आदेश देते हैं, उस आदेश को बोलते हैं स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन। उस आदेश को बोलते हैं स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन, मतलब खड़ा है वो, जब आएगा सामने वाला पैसा मांगने दे देगा। तो मान लीजिए किसी पर्टिकुलर डेट को 27 मार्च को आपका एक इंश्योरेंस का प्रीमियम कटना था, कट गया, आपको पता ही नहीं है, आपने कैशबुक में घर पे लिखा ही नहीं, तो बैंक का बैलेंस कम हो गया, आपका बैलेंस कितना है, जीरो का जीरो। ठीक है? बैंक किसी भी टाइप के चार्ज को आपके अकाउंट से डिडक्ट कर देती है, लाइक एटीएम यूज करते हैं आप, एटीएम चार्ज, अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज, पासबुक चार्ज, ठीक है, चेकबुक चार्ज आपके अकाउंट से डिडक्ट कर लेती है। एसएमएस भेजने का चार्ज डायरेक्ट डिडक्ट कर लिया, आपको नहीं पता है तो आपने घर पे तो नहीं लिखा कि बैंक से ये पैसा कट गया, तो क्या हुआ, बैंक का बैलेंस कम हो गया, आप उतने के उतने पे खड़े हैं, डिफरेंस आ गया। बैंक ने आपको इंटरेस्ट दे दिया, मतलब आपके अकाउंट में जमा कर दिया, तो क्या हुआ, आपके बैंक का बैलेंस बढ़ गया, लेकिन आप क्या वहीं के वहीं खड़े, तो दोनों में डिफरेंस आ गया। तो ये सारे डिफरेंस को आइडेंटिफाई करने को ही हम लोग बोलते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो पहले जो 4 कंसेप्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं वो कंसेप्ट इस तरह से पढ़ने वाले हैं कि देखिए, जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करने जाएंगे, जो भी आपको क्वेश्चन प्रोवाइडेड रहेगा आपके क्वेश्चन बैंक में, यानी आपके बुक में, उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का 2 तरीका है। तरीका क्या है कि या तो आपको जो कैशबुक का क्लोजिंग बैलेंस है आपके पास, वहां से स्टार्ट कीजिए और एडजस्ट कीजिए उन ट्रांजैक्शन को जिसकी वजह से डिफरेंस आ रहा है, जो कि आपने अभी ऊपर देखा, चेक दिया, चेक लिया, इंश्योरेंस का पैसा कट गया, डिविडेंड आ गया, बैंक इंटरेस्ट का पैसा आ गया, बैंक चार्ज कट गया, इन सब को एडजस्ट कीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि हमारे पासबुक में जो बैलेंस है वो कितना है, या पासबुक का बैलेंस अगर पता है तो आपको वो मैच कर जाएगा, तो आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा कि अच्छा ये इन सब ट्रांजैक्शन की वजह से हमारा अपना कैशबुक का बैंक बैलेंस और पासबुक का बैंक बैलेंस नहीं मिल रहा था। तो आपको स्टार्ट कहाँ से करना है, कैशबुक का बैलेंस ले लीजिए और पासबुक के बैलेंस तक आप पहुंच जाएंगे, या आप पासबुक का बैलेंस ले लीजिए और कैशबुक तक आप पहुंच जाएंगे उन सारे ट्रांजैक्शन को एडजस्ट करके। हम लोग क्वेश्चन में देखेंगे अभी, और 2-3 क्वेश्चन देखने के बाद आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है?
तो ये दो तरीका है जो कि मुख्य तरीका है, इसी दो तरीका से सारा क्वेश्चन बनेगा। लेकिन आपको कुछ पॉइंट पे ये ध्यान देना पड़ेगा कि जो कैश बुक का बैलेंस दिया हुआ है वो प्लस में है या माइनस में है, या अगर आप पासबुक के थ्रू चल रहे हैं तो आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि जो बैलेंस दिया गया है वो प्लस में है कि माइनस में। इससे हमारे क्वेश्चन बनाने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन वैसे ही बनेगा जैसे पहले मैंने बताया, दो तरीके से। सिर्फ क्या है, जो प्लस एंड माइनस करने का थोड़ा सा तरीका चेंज हो जाएगा, वो भी बेसिक आईक्यू वाला तरीका है जो आप जानते हैं पहले से, उसमें कुछ नया नहीं है। तो अगर आप बेसिक रूप से मूल बात समझ गए तो अब आपके लिए चैप्टर क्या है, मक्खन। ठीक है, तो आइए हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और हम लोग जो क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, पहला कंसेप्ट हम लोग उठाते हैं कि जब कैश बुक का बैलेंस दिया हुआ हो और पासबुक का बैलेंस निकालना हो, जो भी ट्रांजैक्शन आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको एडजस्ट करने के बाद। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, आइए फॉर्मेट की बात कर ले। फॉर्मेट की बात करें तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाने के लिए दो फॉर्मेट यूज किया जाता है नॉर्मली। एक फॉर्मेट होता है ये पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। ठीक है, एक फॉर्मेट आपका ये होता है। दूसरा फॉर्मेट भी सेम होता है, बस क्या करना है, पर्टिकुलर्स का मतलब क्या, विवरण, डिटेल, जो भी ट्रांजेक्शन आप लिख रहे हैं अमाउंट के रिगार्डिंग उसका डिटेल दीजिए कि किस लिए ये अमाउंट लिखे हैं, इसी को बोलते हैं पर्टिकुलर, विवरण देना। दूसरा हो जाएगा प्लस और सेकंड हो जाएगा माइनस। ये दो फॉर्मेट है, आप किसी भी फॉर्मेट से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। दो तीन क्वेश्चन बनाने के बाद आपको ये पता चल जाएगा क्या कि फॉर्मेट का कोई मतलब नहीं है, आप जैसे मर्जी वैसे बना दीजिए, आंसर तो वही आना है। तो इसको आप रेफर कीजिए, बेस्ट रहेगा स्टार्टिंग में। और हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन, और फर्स्ट क्वेश्चन में से आपको देखिएगा पहला क्वेश्चन आप कितनी आसानी से कर लेंगे। क्वेश्चन कैसे करेंगे उसको सॉल्व करने का तरीका मैं बताऊंगा कि आपको एकदम शॉर्टकट मेथड बताऊंगा और एकदम जेन्युइन मेथड, कोई प्रॉब्लम नहीं है उस मेथड में, और देखिएगा कितना आसान मेथड है। ठीक है, तो आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पे, और क्वेश्चन नंबर स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 से। क्वेश्चन नंबर 23 पे एक बार नजर डालिए, एक बार क्वेश्चन पढ़िए, फिर इसको कैसे बनाते हैं मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है कि द कैश बुक ऑफ रमेश, वो घर पे या बिजनेस वाले जगह पे जो रखते हैं नोटबुक, वो उसके बारे में, कैश बुक ऑफ रमेश शो ए बैलेंस 790 which did not agree with the balance shown by the passbook from the following particular ascertain the balance as per passbook। कह रहा है कि जो रमेश बाबू हैं, इनका जो है सो घर पे जो रखा हुआ है डायरी, उसमें उसके हिसाब से इनके पास 790 रुपये होना चाहिए बैलेंस, लेकिन पासबुक में वो बैलेंस नहीं है। पासबुक में वो बैलेंस नहीं है, पासबुक में कुछ और बैलेंस है। क्यों? तो इसका कारण दिया हुआ है 1 2 3 4 5 कारण के वजह से, 5 कारण ऐसे हैं कॉजेज जिनकी वजह से दोनों का बैलेंस मैच नहीं कर रहा है। तो कारण पढ़ते हैं। पहले कारण बोला गया कि चेक पेड इनटू बैंक बट नॉट एट क्रेडिटेड बाय बैंक टू 215। अच्छा, सेकंड बोला है चेक इशूड बट नॉट एट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट 255।
बैंक चार्ज डेबिटेड बाय बैंक नॉट एट इंटर इन द कैश बुक 5 रुपीज। फिर बोल रहा है इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक नॉट एट इंटर इन कैश बुक और अमाउंट कलेक्टेड बाय बैंक एज ए डिविडेंड नॉट इंटर इन द कैश बुक। ये सब पे हम लोगों ने विस्तार से बात की है। क्वेश्चन कैसे बनाएंगे वो देखिए। तो सबसे पहले क्वेश्चन बनाने के लिए आप क्या कीजिए, आपको करना है पहले फॉर्मेट बना लीजिए, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन, जो भी डेट दिया रहा है उस डेट को लिखिएगा, एकदम हमेशा लिखिएगा। तो ऐसे ऊपर में लिख लेंगे। फिर हमारा फॉर्मेट क्या आपको पता है, फर्स्ट फॉर्मेट मैंने आपको बोला कि उसी को रेफर कीजिए हर क्वेश्चन में, तो क्या है आपको प्रैक्टिस हो जाएगा। और जब आप सीख जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि फॉर्मेट कोई मायने नहीं रखता है। ठीक है, तो आइए प्रभु का नाम लेकर स्टार्ट करें आपका फर्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको कैश बुक का बैलेंस दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो लिख लीजिए कि बैलेंस एज पर कैश बुक। आप दोनों मेथड से बना सकते हैं, कैश बुक का बैलेंस लेके या पासबुक का बैलेंस लेके, लेकिन इस क्वेश्चन में आपके पास किसका बैलेंस अवेलेबल है, कैश बुक का। तो सबसे पहले आप ले लीजिए बैलेंस एज पर कैश बुक, बैलेंस एज पर कैश बुक। कितना बैलेंस दिया हुआ है, 790 ले लिया हमने, बैलेंस एज पर कैश बुक। इसके बाद आपको क्या करना है कि आपको ट्रांजैक्शन देखना है, हर ट्रांजैक्शन 5 ट्रांजैक्शन दिए हुए यहाँ पे, सबको एक एक पढ़ेंगे और उसका क्या ट्रीटमेंट होगा वो मैं बताता हूँ। उससे पहले एक बात आप जान लीजिए कि कैश बुक का बैलेंस, अगर कैश बुक ये 790 है और कुछ नहीं लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है, ये पॉजिटिव बैलेंस है। पॉजिटिव बैलेंस, बैंक का बैलेंस निगेटिव हो सकता है। एग्जाम्पल मान लीजिए आपके सेविंग अकाउंट में ही अगर पैसा नहीं है, कोई चार्ज काट ले, लाइक SMS चार्ज 11 रुपीज समथिंग डिडक्ट करता है बैंक, हर बैंक अलग अलग चार्ज काटता है, मान लेते हैं 11 रुपीज, और आपके अकाउंट में क्या है, 0 बैलेंस। अभी आप बच्चे हैं तो हो सकता है कि आपके अकाउंट में जोश जोश में अकाउंट खुलवा लिया हो किसी सरकारी स्कीम को लेने के लिए, और सारा पैसा निकाल के मौज काट लिया अपने, अब आपके अकाउंट में क्या है, 0 बैलेंस। ठीक है, तो अब SMS चार्ज तो काट लिया, तो बैंक क्या करता है कि आपके अकाउंट को उतने अमाउंट से माइनस कर देता है। ये सेविंग अकाउंट की बात कर रहा हूँ, जो आपके पास है या आपके फादर के पास है, मदर के पास है, पेरेंट के पास, जो भी है, घर घरेलू यूज के लिए सेविंग अकाउंट यूज किया जाता है। तो 11 रुपये आपके अकाउंट से बैंक क्या कर देगा, माइनस। अब मान लीजिए आप पढ़ने के लिए घर से बाहर गए हैं और आपके पापा क्या बोले हैं, आपके पापा बोले हैं कि तुम्हारे अकाउंट में पैसे डाल दूंगा, महीने के महीने निकाल के मौज करना, मतलब अपना खर्चा पानी चलाना, ट्यूशन फीस देना, रूम रेंट देना, खाना का। ठीक है, तो आप आपके पापा ने 1000 रुपये बैंक में डाल दिया आपके अकाउंट पे, और 11 रुपये तो पहले से ही माइनस में है। तो बैंक क्या करेगा, आपके 1000 रुपये में से 11 रुपये माइनस कर लेगा, और आपके अकाउंट में कितना है, 989। आप ATM लेके चौड़े होके गए, 1000 रुपये निकाल के आज मौज होगा, अब निकाल रहे 1000 रुपये, बोल रहा अनसफिशियंट बैलेंस। तो आपने बैलेंस चेक किया तो देखा अरे यार 989 ही है, तब क्या करें, 11 रुपये तो गए ही गए, 89 रुपीज भी फंस गया, तो 900 निकालेंगे। ठीक है, तो ऐसे कितना दुख होता है स्टूडेंट लाइफ में, मैं समझ सकता हूँ, मैं भी बहुत दिन बाहर रहा हूँ, और वो 89 रुपीज 11 रुपीज से ज़्यादा दुख देता है आपको, है लेकिन
यूज नहीं कर सकते। हालांकि अब किया जा सकता है यूपीआई के थ्रू, लेकिन जब यूपीआई नहीं था, ऑनलाइन ट्रांसफर का सिस्टम नहीं था, या था तो लिमिटेड था, तो उस टाइम पे 89 रुपीज है, लेकिन कर कुछ नहीं सकते। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, मुद्दे पे आते हैं कि 790 रुपीज सिंपल लिखा हुआ है, मतलब पॉजिटिव बैलेंस है, आपके अकाउंट में उतना पैसा होना चाहिए कैश बुक के हिसाब से प्लस में। या फिर लिख दे 790, बगल में क्या लिख दे, डेबिट, बगल में क्या लिख दे, 790 के बगल में डेबिट, तो भी क्या है, प्लस में है। तो कैश बुक के सामने या तो कुछ ना लिखे तो पॉजिटिव बैलेंस है, या डेबिट लिख दे तो भी उसका मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव बैलेंस है। या क्या लिख दे, फेवरेबल, आपके फेवर में, यानी कि तब भी पॉजिटिव बैलेंस है। या फिर साफ साफ लिख दे कि पॉजिटिव बैलेंस है। तो इन चारों सिचुएशन में आपका कैश बुक का बैलेंस क्या है, पॉजिटिव। ये बात क्लियर हो गई, आगे बढ़े। अच्छा, पहला हमला करते हैं पहले पॉइंट पे कि भाई क्या है ये पहला पॉइंट, कह रहा है चेक पेड इनटू बैंक बट नॉट एट क्रेडिटेड बाय बैंक 215। आपने चेक जमा किया है बैंक में, आपने चेक जमा किया है बैंक में, लेकिन बैंक अभी तक वो पैसा आपके अकाउंट में नहीं जमा किया। आपने चेक बॉक्स में चेक डाल दिया है, लेकिन बैंक ने अभी तक वो पैसा आपके अकाउंट में प्लस नहीं किया है। तो आपको क्या करना है क्वेश्चन बनाने के लिए, मोस्ट इंपोर्टेंट बात है, ये बात जैसे ही मेरे मुंह से निकलेगी आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। सच में जैसे मैं ये बोलूंगा आपका चैप्टर खत्म, इसलिए तो बोलता हूँ बहुत छोटा सिलेबस है, बोल दें। चलिए बताते हैं। आपने अगर बैलेंस कैश बुक का लिया है तो आपको पासबुक को देखना है। आपको किसको देखना है, पासबुक की तरफ। अच्छा, ये जो ट्रांजैक्शन हुआ है इसकी वजह से क्या पासबुक का बैलेंस बढ़ गया है कि कम हो गया, बात समझिए। आपको देखना है पासबुक की तरफ कि पासबुक का बैलेंस इस ट्रांजैक्शन की वजह से बढ़ गया है या कम हो गया। तो आपने चेक डाला बैंक में, लेकिन बैंक ने अभी तक पैसा जमा नहीं किया, तो पासबुक का बैलेंस क्या होगा, 215 रुपए से कम। मान लीजिए कि आपके पास घर में 100 रुपए है, कैश बुक में लिखा हुआ 100 रुपीज दिख रहा है आपको, 100 रुपीज लिखा हुआ है, और ये कैश बुक है, और ये रहा पासबुक, यहाँ पे भी 100 रुपीज है। तो आपने तो जैसे ही चेक बैंक में जमा किया, आपने जैसे ही चेक बैंक में जमा किया, आप क्या करेंगे, प्लस कितना, 215। अगर कैश बुक पढ़े हैं तो आपको पता होगा कि जैसे ही चेक जमा करते थे बैंक में, क्या करते थे, डेबिट साइड में लिख देते थे फटाक से टू बैंक। ठीक है, लेकिन बैंक में तो पैसा अभी तक जमा ही नहीं हुआ है। तो अगर बैलेंस निकाले तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 315 रुपए, और यहाँ कितना रह जाएगा, 100 का 100। तो इस ट्रांजेक्शन की वजह से पासबुक का बैलेंस कम है कि ज्यादा, कैश बुक से कम है, कितना, 215 रुपए। तो आपको क्या करना है कि पासबुक की तरफ देखना है। कैश बुक का बैलेंस, अगर ओपनिंग बैलेंस किसका लिया आपने, कैश बुक का, तो आपको देखना है किसकी तरफ है, पासबुक की तरफ। आपको देखना है पासबुक की तरफ, और पासबुक का बैलेंस अगर कम है तो यहाँ पे भी क्या कीजिएगा, कम, माइनस कीजिएगा। तो यहाँ पे जब वहाँ पे आपने बैलेंस लिखा, बैलेंस एज पर कैश बुक, उसके नीचे एक ऐड लिख लीजिएगा, यानी कि जो भी आप प्लस करने वाले हैं उसको लिखेंगे। ठीक है, एक ऐड लिख लीजिएगा, जो भी प्लस करने वाले हैं लिखेंगे उसको, और 3-4 लाइन छोड़ के फिर एक लेस का बना दीजिएगा, यानी जो आप माइनस करने वाले हैं, ऐसे कर लेंगे। और जैसे पहला ट्रांजेक्शन है, चेक पेड इनटू बैंक बट नॉट एट क्रेडिटेड बाय बैंक, 215 रुपए चेक हमने जमा किया है बैंक में, लेकिन बैंक ने अभी तक पैसा हमारे अकाउंट में
जमा नहीं किया है, यानी हमारे बैंक का बैलेंस क्या है, कम है, कितने से, 215 रुपये से, तो हम भी कम कर देंगे, यानी लेस वाले के नीचे लिख देंगे। और क्या लिखेंगे, पॉइंट नंबर सेम रखिएगा, क्योंकि जो भी क्वेश्चन में पॉइंट नंबर दिया हुआ 1 2 3 4 5 वो आंसर में सेम रखिएगा। तो आप क्या करेंगे, ये करेंगे। फर्स्ट पॉइंट के बारे में क्या लिखेंगे आप, फर्स्ट पॉइंट के बारे में आप लिखेंगे चेक डिपॉजिटेड बट नॉट एट क्रेडिटेड। ठीक है, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट एट क्रेडिटेड, और क्या करेंगे, अमाउंट लिख देंगे कितना, 215 रुपये। ठीक है, समझ में आया, ऐसा कुछ है नहीं, थोड़ा सा ध्यान देंगे समझ जाएंगे। और जितनी बातें हम लोगों ने अभी तक की है उतनी ही बात को ठीक से अगर आपने सुना है तो मुझे नहीं लगता है कि आपको कोई प्रॉब्लम होगा। आइए 2-3 क्वेश्चन करेंगे, एकदम समझ जाएंगे। सेकेंड पॉइंट देखते हैं, कह रहा है चेक इशूड बट नॉट एट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। इशूड मतलब किसी को आपने दिया है, 255 रुपये का चेक दिया है किसी को और बोला जा जी ले अपनी जिंदगी, मतलब पैसा ले ले अकाउंट से जाकर, लेकिन अभी तक बैंक पहुंचा ही नहीं। तो जैसे ही आपने चेक दिया किसी को, क्या करते हैं, फटाक से अपने माइनस साइड में लिख लिया आपने, तो चेक पैसा चला गया। जैसे अगर इसी की बात करें तो जैसे कि अगर दोनों का, फिर बार बार मैं सेम एग्जांपल लूंगा, दोनों का बैलेंस कितना है, इसका भी ये 1000 है, इसका भी 1000 है, इसका मतलब ये कैश बुक और इसका मतलब ये पासबुक। आपने जैसे ही क्या किया, 255 रुपये किसी को चेक दिया, यहाँ माइनस कर लेंगे, तो ये कितना बच जाएगा, 745। और ये व्यक्ति अभी तक बैंक पहुंचा ही नहीं, जिस डेट को हम हिसाब कर रहे हैं उस डेट तक बैंक नहीं पहुंचा, तो बैंक का बैलेंस कितना रह जाएगा, 1000 का 1000। तो हमने किसी को चेक दिया है और वो पैसा लेने बैंक नहीं पहुंचा, इसका मतलब क्या है, बैंक का बैलेंस बढ़ा हुआ है, कितने से बढ़ा हुआ है, 255 रुपये से, तो हम भी बढ़ा देंगे। पॉइंट नंबर 2 क्या लिखेंगे, चेक इशूड but not yet presented for payment। कितना, 255। क्लियर है, सेकेंड पॉइंट क्लियर हो गया। थर्ड पॉइंट में चलते हैं, बैंक चार्ज डेबिटेड बाय बैंक नॉट एट क्रेडिटेड इन द कैश बुक। किसी भी टाइप का कोई चार्ज, पासबुक चार्ज, कैश, चेकबुक चार्ज, SMS चार्ज, कोई भी चार्ज, बैंक ने आप 5 रुपये आपके अकाउंट से काट लिया, डेबिटेड बाय बैंक, आपको मैसेज आता है ना, पैसा निकालते हैं ATM से, योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड बाय सम अमाउंट, जो भी रहता है 5000 2000 100 200 जितना निकालते आता है ना मैसेज, तो बैंक ने आपके अकाउंट से क्या किया, डेबिट कर दिया, काट लिया पैसा 5 रुपया। और अभी तक आपने कैश बुक में नहीं लिखा है, मतलब अपने घर वाले बुक में नहीं लिखा है माइनस साइड में कि भाई 5 रुपया चला गया। तो जैसे कि यहाँ पे देखिए 100 रुपया दोनों का बैलेंस है, तो बैंक ने क्या किया, 5 रुपया काट लिया, तो बैंक का बैलेंस कितना है, 95। और आपने अभी तक लिखा ही नहीं, तो आपका बैलेंस कितना होगा, 100। तो बैंक का बैलेंस इसकी वजह से क्या है, कम है। कितने से कम है, 5 रुपये से कम है। तो हम भी क्या करेंगे, कम कर देंगे, कैशबुक का बैलेंस लेके चलेंगे तो पासबुक को देखेंगे, और पासबुक कम है तो हम भी कम कर देंगे, अगर पासबुक ज़्यादा है तो हम भी ज़्यादा कर देंगे। बस यही मूल मंत्र है। इतना बात अगर आप समझ गए तो 80% काम आपका खत्म हो गया। और एग्जामिनेशन में अभी आप छोटे छोटे बच्चे हैं, अभी आपको अगर कंफ्यूजन हो तो जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ इस तरह से आप अपने क्या कीजिएगा, रफ वाले पेज में भी कर सकते हैं पेंसिल से,
बाद में मिटा दीजिएगा। तो बैंक चार्ज आपके अकाउंट से पैसा कट गया, लेकिन अभी तक आपने नहीं काटा है 5 रुपये। तो पासबुक का बैलेंस 5 रुपये से कम हो गया, तो हम भी क्या कम करेंगे, हम भी क्या करेंगे, कम कर देंगे। बैंक चार्ज, बैंक चार्ज 5 रुपीज। अच्छा, मेरा ये पास्ट एक्सपीरियंस रहा है, कई सालों से मैं पढ़ा रहा हूँ स्टूडेंट को, ये जो इनर में पर्टिकुलर में लिखते हैं उसमें क्या लिखेंगे, अगर याद नहीं रहता है, समझ में नहीं आता है, तो देख भाई, अगर समझ में नहीं आए तो जो क्वेश्चन में लिखा हुआ वही लिख देना। नहीं समझ में आए तो जैसे यहाँ पे जो पॉइंट लिखा हुआ, बैंक चार्ज डेबिटेड बाय बैंक नॉट इंटर इन द कैश बुक, अमाउंट बस मत लिखना, बाद में वही लाइन लिख दोगे तो भी चलेगा। और समझ में आ जाए तो जितना छोटा से छोटा लिख सकते हो लिख देना कि क्या हुआ है। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं। इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक नॉट एट इंटर इन द कैश बुक 10 रुपीज। इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक मतलब बैंक ने आपको इंटरेस्ट दिया है, अलाउ किया है आपको 10 रुपए का इंटरेस्ट, तो आपका पासबुक का बैलेंस क्या होगा, बोलिए मेरे साथ साथ, बढ़ जाएगा सेम। लेकिन अभी तक आपने कैश बुक में नहीं लिखा है, मतलब 100 रुपए दोनों का बैलेंस है, बैंक ने आपके अकाउंट में बहुत सारा पैसा पड़ा हुआ था, इसकी वजह से 10 रुपए इंटरेस्ट दिया, तो अब बैंक का बैलेंस कितना हो गया, 110, और आपने अभी तक नहीं लिखा है तो आपका बैलेंस कितना है, 100 रुपया। तो पासबुक को देखिए, देखिए पासबुक की तरफ बैलेंस क्या है, बढ़ गया है, कितने से, 10 रुपए से, तो आप भी बढ़ा दीजिए, आप भी क्या कीजिए, आप भी बढ़ा दीजिए। इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, ₹10, ठीक है। तो कोई डाउट या कोई कंफ्यूजन है तो खुल के बताना भाई, कमेंट बॉक्स में या चैट बॉक्स में ऐप के। ठीक है, लास्ट पॉइंट, अमाउंट कलेक्टेड बाय बैंक एज ए डिविडेंड नॉट इंटर इन द कैश बुक 150। ले, बैंक का आपको कहीं से डिविडेंड मिला तो बैंक के थ्रू मिलता है, तो क्या है, बैंक कलेक्टेड, अमाउंट कलेक्टेड बाय बैंक, बैंक ने कलेक्ट कर लिया आपके अकाउंट पे पैसा 150 रुपया, लेकिन अभी तक आपके कैश बुक में नहीं लिखा गया है, यानी आपने अभी तक नहीं लिखा है अपनी डायरी में, तो बैंक का बैलेंस बढ़ गया, दोनों जगह 100 रुपये बैलेंस है, बैंक ने क्या किया, 150 रुपये आपके अकाउंट में आ गया है, तो ये अकाउंट कितना हो गया, 250, और यहाँ बैलेंस कितना है, 100 का 100, तो बैंक का बैलेंस बढ़ गया, कितने से बढ़ गया, 150 रुपये से बढ़ गया बैंक का बैलेंस, तो हम भी क्या करेंगे, बढ़ा देंगे, सिंपल। वो बढ़ गया तो हम भी बढ़ जाएंगे, प्लस में आ जाएंगे, वो घट गया तो हम भी घट जाएंगे, माइनस में आ जाएंगे। तो पॉइंट नंबर 5, डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक, डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक कितना, 150, क्लियर है, और कोई आइटम नहीं है, बस इतना ही पे क्वेश्चन खत्म हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, अब जितना भी ऐड वाला आइटम है, जितना भी ऐड वाला आइटम है, कौन कौन सा, 255, 10 एंड 150, तीनों को प्लस कर लेंगे, जितना भी ऐड वाला आइटम है उसको प्लस कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 415, और फिर क्या करेंगे, प्लस वाले को जो ओपनिंग बैलेंस है, बैलेंस एज पर कैश बुक, इसमें प्लस कर देंगे, इसमें प्लस कर देंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा, 1205 रुपीज। और फिर इसी तरह क्या करेंगे, लेस वाला जो आइटम है कितना, 215 और 5 कितना हुआ, 220, उसको ऐड करके यहाँ लिख देंगे और इस अमाउंट से माइनस कर देंगे, तो ये आपको हो जाएगा कितना, 200 हटा दीजिए तो ये आप हो जाएगा 985, क्या हो जाएगा 985, और 985 क्या होगा, 985 होगा बैलेंस
एज पर पासबुक, मतलब पासबुक में कितना बैलेंस है, पासबुक बैलेंस है 985। ठीक है, तो एक बार देख लीजिए अच्छे से। सारा आइटम को लिख लीजिए, ऐड में या लेस में जिसमें भी आए, और जो प्लस में है उसको प्लस कर दीजिए बैलेंस एज पर कैश बुक में, जो माइनस में है उसको माइनस कर दीजिए। आपका आंसर आ जाएगा 985 बैलेंस एज पर पासबुक। एकदम सिंपल है चैप्टर, आसान है, समझ में आने वाला है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, आगे बढ़े, एक दो और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, आसानी से समझ में आ जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 देखिए। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 24 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है, अच्छा जिन्होंने नोट नहीं किया प्लीज एक बार नोट कर लीजिए। नोट ना साथ साथ में कर लीजिएगा तो आसानी होगी आपको ही। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन में देखिए इतना टाइम लगा क्योंकि एक्सप्लेन करना था, अब थोड़ा स्पीड आएगा क्योंकि आप भी को भी क्वेश्चन सॉल्व करने आ चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते, कह रहा है कि बैलेंस एज पर कैश बुक, सिंपली लिख दिया है कि बैलेंस क्या है कैश बुक का 8000, और आपको क्या बोला है प्रिपेयर करने, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ऑन कब, 31 दिसंबर 2017। तो जिस डेट तक बोले बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट करने के लिए, आपको उसी डेट तक के ट्रांजैक्शन को देखना है कि उस डेट तक प्लस हुआ है या माइनस हुआ है। ठीक है, आइए समझेंगे, एक दो क्वेश्चन करेंगे। तो बोला कि बैलेंस एज पर कैश बुक 8000, तो सबसे पहले हम लोग फॉर्मेट बना ले, सिंपल फॉर्मेट है, बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 कर रहे हैं हम लोग, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 दिसंबर 2017, पर्टिकुलर। अच्छा एक और मैं अपने तरीके से आपको क्वेश्चन बना के दिखाऊं, मतलब प्रेजेंटेशन सिर्फ बनेगा तो ऐसे जैसे बनाते हैं, अगर मुझे बनाना होता था तो मैं ऐसे बनाता हूँ, बस एक ही कॉलम रखता हूँ अमाउंट का, पर्टिकुलर एंड अमाउंट। ठीक है, और देखिए इसे भी, नहीं तो आपने जो अभी ये किया है इस तरीके से कर लीजिएगा, लेकिन ये देखिए आसान है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बना रहे हैं हम लोग 31 दिसंबर 2017 में। बोला है क्या, बैलेंस एज पर कैश बुक, तो पहले लिख ले बैलेंस एज पर कैश बुक, कुछ नहीं बोला है तो हम लोग क्या मानेंगे, डेबिट बैलेंस है यानी पॉजिटिव बैलेंस है, कितना 8000। ट्रांजेक्शन पढ़ते हैं, दो कॉलम बना लेते हैं इसके नीचे, ऐड एंड थोड़ा सा नीचे लेस, ऐड एंड लेस, दो बना लिया हमने कॉलम। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 दिसंबर 2017, पर्टिकुलर अमाउंट, बैलेंस लिख लिया हमने एज पर कैश बुक, ऐड और लेस का दो आइटम हमने नीचे लिख लिया है। अब ट्रांजेक्शन देखते जाएंगे और प्लस माइनस करते चलेंगे। तो चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, चेक आपने किसी को दिया है लास्ट, देखिए 90% पॉइंट एवरी क्वेश्चन में सेम रहेगा, 90%, एक दो पॉइंट ही ऐसा है जो हर क्वेश्चन में चेंज होगा और आपको सीखने को मिलेगा, नहीं तो 90% टाइम रेक्टिफिकेशन सिस्टम। चेक आपने किसी को दिया लेकिन वो बैंक में अभी तक प्रेजेंट नहीं किया पेमेंट के लिए, तो बैंक का बैलेंस, चेक आपने किसी को दिया कि जाओ मेरे बैंक अकाउंट से पैसा लिख लो, ले लो, और आपने उसी टाइम क्या किया होगा, अपने
डायरी में, यानी जो आपका कैश बुक है उसमें क्या किया होगा, लिख दिया होगा कि पैसा दे दिया माइनस। बैंक से भी तो माइनस होना चाहिए, लेकिन बैंक से अभी तक क्या हुआ, आया ही नहीं चेक लेके। तो बैंक का बैलेंस क्या है, बढ़ा हुआ है। तो हम भी क्या करेंगे, बढ़ा देंगे, यानी ऐड में लिख देंगे। समझ गया? नहीं समझे तो ये देखिए, 10,000 रुपये आपका कैशबुक का बैलेंस है और 10,000 रुपये पासबुक का बैलेंस है। आपने किसी को चेक दिया 5,000 का, आपने क्या किया, आपने यहाँ से माइनस कर लिया कि भाई दे दिया है, मतलब जाके पैसा तो ले ही लेगा। तो आपका बैलेंस कितना है, 5,000। बैंक का बैलेंस कितना है, बैंक के पास तो आया ही नहीं अभी, तो बैंक का बैलेंस कितना है, 10,000। तो बैंक का बैलेंस बढ़ा हुआ है कितने से, 5,000 रुपये से। तो हम भी क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। पॉइंट नंबर ए, चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, 5,000। और फिर सेकंड पॉइंट देखिए, कमीशन चार्ज बाय बैंक। कमीशन चार्ज बाय बैंक, बैंक ने क्या किया है, किसी चीज के लिए आपसे कमीशन आपके अकाउंट से माइनस कर लिया है। तो बैलेंस मान लीजिए दोनों का कितना है, 1,000। बैंक ने 300 रुपये काट लिया, लेकिन अभी तक आपने कुछ नहीं किया। तो आपका बैलेंस कितना है, 1,000। बैंक का बैलेंस कितना है, 700। तो बैंक का बैलेंस इस वजह से क्या है, कम है। तो हम भी क्या कर देंगे, कम कर देंगे कमीशन। सिंपली कमीशन भी लिख के छोड़ दीजिएगा तो हो जाएगा, लेकिन लिख दीजिएगा कमीशन चार्ज बाय बैंक, कितना, 300 रुपीज। तो बैंक का बैलेंस कितने से कम है, 300 से। तो हम भी 300 से क्या करेंगे, कम कर देंगे, यानी लेस के सामने लिख दिया हमने। अच्छा, अकाउंट वगैरह में आपको पता है कि अगर इसको ब्रैकेट से अगर ऐसे कर दे तो निगेटिव बैलेंस होता है। तो आप कंफ्यूजन से बचने के लिए, क्योंकि सिंगल लाइन में ही हम लोग कर रहे हैं, तो ब्रैकेट के अंदर लिख दीजिए, तो मतलब होता है क्या, माइनस का अमाउंट है। ठीक है, अगर ब्रैकेट के अंदर कोई अमाउंट, सिर्फ अमाउंट की बात कर रहा हूँ, नहीं बोलिए कि ऊपर में डेबिट लिखा है मतलब नेगेटिव बैलेंस है। सिर्फ अगर डिजिट अमाउंट लिखा हुआ है तो मतलब वो नेगेटिव बैलेंस है। क्लियर है? तो यहाँ पे हमने क्या किया, ब्रैकेट के अंदर लिख लिया, मतलब समझ जाएंगे कि माइनस वाला बैलेंस है, तो यही लिख लिया। फिर अगले चलिए, इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, पीछे भी किया हमने, पीछे भी किया हमने। इंटरेस्ट क्या हुआ, बैंक ने आपको इंटरेस्ट दिया है, लेकिन अभी तक आपने कुछ नहीं किया है। तो बैंक ने क्या किया है, 200 रुपये प्लस कर दिया है आपके अकाउंट में, लेकिन आपने अभी तक कुछ नहीं किया है कैश बुक में। तो आपका बैलेंस कितना, 1,000, बैंक का 1,200। तो बैंक का बैलेंस बढ़ा हुआ है, कितने से बढ़ा हुआ है, 200 से। हम भी बढ़ा देंगे, हमारा कर ही तो रहा है वही, कि जो तू करेगा वही हम भी करेंगे। तू अगर बढ़ा रहेगा तो हम भी बढ़े रहेंगे, तू अगर घटेगा तो हम भी घटेंगे। डिट्टो। ठीक है, तो वहां पे बैलेंस 200 से बढ़ा हुआ है, तो हम भी क्या करेंगे, हम भी बढ़ा देंगे। पॉइंट नंबर डी, एक मिनट, कमीशन वाला था पॉइंट नंबर सी, ये चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड था पॉइंट नंबर बी, और डी इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक। इंटरेस्ट अलाउड लिखिए या क्रेडिटेड लिख दीजिए, जमा कर दिया आपके अकाउंट में। इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, अलाउड भी लिख सकते हैं, कितना, 200। चलिए इसका देखिए ट्रांजेक्शन, रॉन्ग एंट्री रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड ऑफ द कैश बुक। गलती से आपने क्या किया है, गलती से आपने क्या किया है, 600 रुपये प्लस कर दिया, 600 रुपये क्या किया है, प्लस कर दिया। आपका बैलेंस कितना होगा, 1,600। बैंक का बैलेंस कितना है, उतना ही का उतना। तो बैंक का बैलेंस क्या है, कम है, कितने से कम है, 600 रुपये से। तो हम भी क्या करेंगे, कम कर देंगे। जो बैंक करेगा वही हम करेंगे, जो पासबुक करेगा वही करेंगे।
पासबुक कम होगा हम भी कम, पासबुक बढ़ेगा हम भी बढ़ जाएंगे। तो लास्ट पॉइंट, रॉन्ग पोस्टिंग ऑन डेबिट साइड। देखिए जो क्वेश्चन में लिखा हुआ वही लिख रहे हैं, आप भी ये कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता चले कि पर्टिकुलर में क्या लिखना है तो ऐसे लिख सकते हैं 600, ठीक है। अच्छा, जिनको अगर कोई कंफ्यूजन हो गया हो थोड़ा सा, जो कि ये रॉन्ग एंट्री रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड ऑफ कैश बुक का मतलब क्या होता है, देखिए आपको मैंने कई जगह पे दिखाया है, ये हमारा कैश बुक है। एक आइटम, एक तरफ क्या रहेगा, जो पैसा आएगा वो लिखेंगे और दूसरे तरफ जो जाएगा वो लिखेंगे, और ये हुआ पासबुक। यहाँ पे जो पैसा आएगा यहाँ लिखेंगे और जो पैसा जाएगा यहाँ लिखेंगे। तो कैश बुक में जब पैसा आता है और जो लिखते हैं यहाँ पे प्लस वाले साइड में, उस साइड को डेबिट बोलते हैं, और जब पैसा जाता है तो माइनस वाले साइड को हम लोग बोलते हैं क्रेडिट। और पासबुक में उल्टा होता है, पासबुक में उल्टा होता है, जब कोई पैसा आपके पासबुक से जा रहा है तो डेबिट, आ रहा है तो क्रेडिट, ठीक है, समझ गए। तभी तो आपके अकाउंट से पैसा डिडक्ट होता है तो क्या होता है, मैसेज आता है योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड, माइनस हो गया आपके बैंक से। और आप पैसा जमा करते हैं तो क्या मैसेज आता है, योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड, यानी कि प्लस। तो ये कैश बुक में क्या हुआ, इस पॉइंट पर पढ़िए, आप पढ़िए, रॉन्ग एंट्री रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड। समझ गए। आइए इसका आंसर देख लेते हैं, फाइनल आंसर। तो अब यहाँ पे क्या करना है, देखिए मैंने एक ही लाइन में किया है, तो इस सिचुएशन में क्या करना है, कुछ नहीं करना है, सिंपल है। जो प्लस में है, जो प्लस में है उस सबको प्लस कर दीजिए, और जो माइनस में है उसको माइनस कर दीजिए सिंपली। यानी 8000 प्लस 5000 प्लस 200 कितना हुआ, 13200, अब माइनस 300 माइनस 600 यानी माइनस 900, कितना हो, 13200 में से 1000 चल जाएगा, 12200 यानी 12300। सिंपली लिख दीजिए बैलेंस एज पर पासबुक 12300। क्वेश्चन खत्म, एक ही लाइन में, दो आपको अमाउंट का लाइन भी नहीं बनाना है। क्या ये आंसर ठीक होगा, बिल्कुल ठीक होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप देख सकते हैं पूरा आंसर। एक बार ऊपर से देख लीजिए, पहले बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट स्टार्ट किया हम लोगों ने। सबसे पहले बैलेंस एज पर कैश बुक लिखेंगे, जो ऐड वाला अमाउंट है ऐड वाले में लिखेंगे, जो माइनस वाला अमाउंट है माइनस वाले में लिखेंगे, और जो बैलेंस एज पर कैश बुक का अमाउंट है 8000 रुपीज, जो प्लस वाला है उसको प्लस कर देंगे उसमें, जो माइनस वाला है उसको माइनस कर देंगे। फाइनली हमारा आंसर आ जाएगा 12300। देख लीजिए, एक बार लिख लीजिए जिन्होंने नहीं लिखा है फटाफट। ठीक है, आपने अगर लिख लिया है तो क्या क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर की तरफ बढ़े। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, हटाए इसको, आप लोगों ने लिख लिया आई थिंक। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है एक बार पढ़िए। कह रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर ए द बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ऑन 31 मार्च 2018, कैश बुक बैलेंस डेबिट 5000। देखिए यहाँ पे लिख दिया, तो यहाँ पे आपको डेबिट लिख दिया, तो आपको पता है पहले से डेबिट नहीं भी लिखता तो भी प्लस, डेबिट लिख दिया तो भी प्लस में बैलेंस है, फेवरेबल लिख देता, पॉजिटिव लिख देता, सबका मीनिंग है, जो कि बैलेंस क्या है,
पॉजिटिव में। ओके, फिर तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपना फॉर्मेट बना ले। फॉर्मेट आपको जो पसंद आया हो, मैंने आपको 3 फॉर्मेट दिखाया। एक प्लस माइनस वाला, अब आप समझ गए होंगे कि प्लस वाले में क्या करना होता है। प्लस माइनस वाले फॉर्मेट में प्लस वाला, माइनस में माइनस वाला। एक 2 कॉलम का मैंने दिखाया, जो कि आप सिर्फ क्या कीजिए, कैशबुक का बैलेंस लिखिए, ऐड वाला टोटल करके लिखिए, लेस वाला टोटल करके लिखिए, एडजस्ट कर दीजिए। और थर्ड मैंने आपको अभी लास्ट क्वेश्चन में करके दिखाया है, आप उस मेथड को भी फॉलो कर सकते हैं। तो आपकी जैसी इच्छा वैसे आप चल सकते हैं, टेंशन लेने की बात बिल्कुल भी नहीं है। ईच एंड एवरी सिचुएशन में आपका आंसर सही होने वाला है। क्लियर है, कोई डाउट मत रखिएगा, कोई डाउट होगा तो बोलिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखिए। क्वेश्चन नंबर 25, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, सबसे ऊपर टॉप में। साथ साथ में लिख लीजिएगा तो बेटर रहेगा समझते समझते, क्योंकि स्क्रॉल डाउन या अप करना पड़ता है, मुझे ऊपर नीचे करना पड़ता है, तो मुझे प्रॉब्लम, थोड़ी स्पेस की कमी हो जाती है। वैसे भी अगर बोर्ड पे भी पढ़ाए तो मिटाना तो पड़ेगा ही, और लिखने के लिए नो कॉपी पे पढ़ाए तो पेज पलटना ही पड़ेगा, तो वैसा ही समझ लीजिए, ठीक है। और सीखने से मतलब है, क्या फर्क पड़ता है जो कि आप कहाँ पढ़ रहे हैं, है कि नहीं। कोचिंग क्लासेस में जाके पढ़ रहे हैं या फिर यहाँ पढ़ रहे हैं, बात तो एक ही है, कंसेप्ट तो एक ही है। सीख कहाँ आप रहे हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप वहाँ सीख रहे हैं तो वहाँ पढ़िए, यहाँ टाइम वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं। यहाँ सीख रहे हैं तो आपके लिए कन्वीनियंट है, जब मर्जी रात के 12 बजे भी मर्जी वीडियो ऑन कीजिए और सीख लीजिए। लेकिन दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, अगर आपको अच्छा लगे, पसंद आए तो। लोग, बहुत सारे लोगों की हेल्प हो जाएगी जो कि ट्यूशन को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। अफोर्ड भी कर सकते हैं लेकिन ट्रेवल नहीं कर सकते हैं, घर पे ही बैठे उनको जानकारी मिल जाएगी। तो ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि 11th वगैरह में होता क्या है, थोड़ा छुपा छुपा के पढ़ने की आदत होती है। जो चीज़ हम सीख रहे हैं कहीं कोई और ना सीख ले, इस भावना से बचिएगा, क्योंकि अगर ये भावना सब में होगी तो आप तक ये फ्री में वीडियो क्लासेज ही नहीं पहुँचती। तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चलिए, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बना रहे हैं हम लोग 31 मार्च 2018 का। कौन सा फॉर्मेट आप रखना पसंद करेंगे, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आगे से वही फॉर्मेट यूज किया जाएगा। नंबरिंग कर देता हूं मैं, जो पहला क्वेश्चन हम लोगों ने किया था उसको नंबर 1 दे देते हैं, मेरे वाले को नंबर 3 दे दीजिए, और प्लस एंड माइनस वाले को नंबर क्या कीजिए 2 दे लीजिए, ठीक है। आइए क्वेश्चन, अभी लास्ट क्वेश्चन जो हमने किया है ना, वो एक बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, झारखंड के बोर्ड एग्जामिनेशन में आ चुका है। तो ऐसे वैसे क्वेश्चन मैं आपको नहीं करवा रहा हूँ, जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ कहीं ना कहीं पूछा जा चुका है। तो सिंगल लाइन वाला ही यहाँ पे करते हैं, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को भी यही पसंद आ जाएगा। पर्टिकुलर्स, अमाउंट, बैलेंस एज पर कैश बुक, सबसे पहले लिख लें। $5,000। उसके बाद क्या करना है आपको पता है, एक ऐड लिखना है यहाँ पे, जो जो आइटम ऐड में डालेंगे वो, और फिर थोड़ा सा नीचे जाके क्या कीजिए, 3-4 लाइन छोड़ के लेस लिख लीजिए। लाइन कितना छोड़ना है आप लोगों में ये भी कंफ्यूजन है। तो देखिए टोटल 6 पॉइंट ही है, तो आप मान के चलिए 5 पॉइंट डाल दीजिए ऐड में और 5 पॉइंट लेस में, ठीक है। तो इतना कर लिया हम लोगों ने। पर्टिकुलर्स, अमाउंट, बैलेंस एज पर कैश बुक लिख लिया है, ऊपर में लिख दिया बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, डेट लिख दिया है। अब हम लोग पॉइंट पिक करेंगे और सॉल्व करेंगे, आपसे भी हो जाएगा। पॉइंट नंबर 1 कह रहा है कि द फॉलोइंग चेक वेयर इशूड। इशूड देखते ही आपके दिमाग में क्या आ जाना चाहिए, आपने किसी को दिया है, यानी कि आपके बैंक से अकाउंट से पैसा निकलना चाहिए, क्योंकि हमने तो माइनस कर दिया है चेक देते ही। द चेक वेयर इशूड, जैसे ही इशूड किया कि हमने क्या किया, कैश बुक में जो घर में डायरी है उसमें माइनस कर दिया, बैंक से भी माइनस होना चाहिए, तभी तो दोनों जगह बराबर होगा। तो यहाँ पे क्या समस्या हो सकती है कि चेक माइनस नहीं हुआ होगा,
तो बैंक का बैलेंस बढ़ा होगा तो हम भी बढ़ा देंगे। लेकिन यहाँ पे फॉलोइंग चेक है, मतलब एक से ज़्यादा चेक है, तो देख लेते हैं कि कौन सा चेक ठीक ठाक टाइम से माइनस हो गया, कौन सा माइनस नहीं हुआ। तो आइए, कह रहा है चेक इन द फेवर ऑफ मिस्टर राम फॉर 300 डेटेड 29 मार्च 18, चेक इन फेवर ऑफ रहीम डेटेड 31 मार्च 2018 फॉर 750। तो ये दो चेक आपने इशू किया है, लेकिन क्या हुआ, दोनों ही चेक प्रेजेंट नहीं हुआ है, बट नॉट एट प्रेजेंटेड, बैंक में गया ही नहीं पैसा लेने। तो बैंक का बैलेंस, क्योंकि हमने चेक देते ही हुए ही क्या कर दिया था, अपने हाथ माइनस, अपने डायरी में लिख लिया पेमेंट हो गया माइनस। बैंक से भी तो माइनस होना चाहिए दोस्त, लेकिन बैंक में तो अभी तक वो गया ही नहीं चेक ले, तो बैंक का बैलेंस, बैंक से पैसा निकला ही नहीं, तो बैंक का बैलेंस बढ़ा हुआ है, तो हम भी बढ़ा देंगे, यानी ऐड कर देंगे। सो पॉइंट नंबर 1, चेक, साथ साथ में लिख लीजिएगा, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। राम और दोनों का, रहीम का ऐड कर लीजिए 300 और प्लस 750, समझ गए तो ये हो जाएगा 1050। समझ गए तो पक्का, नहीं समझे तो बोलिए, फिर से एग्जाम्पल ले लेंगे। मान लीजिए 5,000 रुपये आपके कैशबुक में है और 5,000 पासबुक में है। आपने जैसे ही राम रहीम को पेमेंट किया, आपने क्या किया, माइनस, तो आपके अकाउंट बैलेंस कितना होना चाहिए, 3950 यहाँ, लेकिन यहाँ चेक आया ही नहीं अभी तक पैसा लेने बोलो, यहाँ है 5000, तो कितने से बैंक का बैलेंस बढ़ा हुआ है, 1050 से, यानी 1050 से, तो हम भी क्या किए, बढ़ा दिए, प्लस में कर दिए। क्लियर है? ठीक है, उम्मीद है कि आप तक मेरी बात पहुंच रही होगी। नहीं पहुंच रही है, कोई डाउट है, कोई दिक्कत है, कोई समस्या है तो जरूर बताइएगा। पॉइंट नंबर 2 पढ़ते हैं। टू चेक वर्थ 1,750 were paid into bank but cleared and credited on 5th अप्रैल। मैंने आपको क्या बोला कि आपको किसके अकॉर्डिंग चलना है, आपको चलना है डेट के अकॉर्डिंग। जैसे ही चेक हमने क्या किया, बैंक में जमा किया, पेड इनटू बैंक, बैंक में जमा किया, हमने अपने डायरी पे क्या किया, फटाक से डायरी निकाला, प्लस कितना, 1000 एंड प्लस 750, यानी 1750 रुपीज फटाक से हमने प्लस कर दिया डायरी में। लेकिन बैंक ने क्या किया, बैंक ने कब का बना रहे हैं हम लोग, 31 मार्च, बैंक ने क्या किया, 31 मार्च तक उस पैसा को अकाउंट में जमा ही नहीं किया, तो बैंक का बैलेंस कम हो गया। तो हम भी क्या करेंगे, कम कर लेंगे। समझ गया? नहीं समझे तो यहाँ पे देखिए, 1000 दोनों जगह बैलेंस है, दोनों जगह मतलब ये कैश बुक और ये पासबुक। हमें जैसे ही चेक बैंक में जमा किया, हम कहे चलो यार पैसा तो आया, 2750 रुपये होना चाहिए, लेकिन बैंक ने क्या किया, 31 मार्च तक वो पैसा जमा ही नहीं किया अकाउंट में, तो बैंक का अकाउंट क्या है, सूना, यानी कि 1000, यानी कि बैंक का बैलेंस कितना, 1750 रुपये से कम है, तो हम भी क्या कर देंगे, कम। सो नीचे लेस वाला पॉइंट दिख रहा है आपको, अभी दिख रहा है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट नंबर 2 को, चेक डिपॉजिटेड, या चेक क्या किया है, चेक पेड इनटू बैंक, वही छाप दीजिए जो क्वेश्चन में लिखा है, बट नॉट क्रेडिटेड, यानी 1000 प्लस 750, यानी 1750।
ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़े। पॉइंट नंबर 3, द बैंक हैज एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन। स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन मतलब क्या, आपने वो फॉर्म साइन कर रखा है कि जब ये पैसा लेने आए तो पैसा दे देना, बैंक को आपने बोल रखा है, बैंक के कान में एक फॉर्म साइन किया था, और बैंक के कान में क्या बोलता है, बैंक जब ये पैसा लेने आए तो पैसा दे देना, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन। ठीक है। पेड इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर, कितना है इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर 300 on 28 March, but bank intimation was received on 5th April 2018। इंटीमेशन का मतलब जानकारी, फिर से पढ़िए, कह रहा है बैंक हैज एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन पेड इंश्योरेंस प्रीमियम 300 और 28 मार्च, बट द बैंक इंटीमेशन रिसीव ऑन 5th अप्रैल। बैंक ने 28 मार्च को जैसा हमने बोला था पैसा दे दिया, लेकिन बैंक ने हमको कब बताया, जानकारी कब दी, बैंक इंटीमेशन सूचना जानकारी कब दी, 5 अप्रैल को। तो हम तो 31 मार्च तक ही देखेंगे, उसके बाद नहीं देखना आपको। तो 31 मार्च तक आपको क्या जानकारी थी कि आपके अकाउंट से 300 रुपया कट गया है? नहीं। तो बैंक का बैलेंस 300 रुपये से कम है, तो हम भी क्या कर देंगे, कम कर देंगे। समझ गया? नहीं समझे तो देखिए, 1000 दोनों का बैलेंस है, बैंक ने 300 रुपये का पेमेंट कर दिया, तो बैंक का बैलेंस 700। आपको पता ही नहीं था 31 मार्च तक, तो आपका बैलेंस 1000। तो बैंक का बैलेंस 300 रुपये से कम है, तो आपको भी क्या करना है, कम कर देना है। तो क्या लिखेंगे, पॉइंट नंबर 3, सिर्फ इंश्योरेंस भी लिख के छोड़ सकते हैं, या थोड़ा और लिखना है तो लिख दीजिए, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक, कितना 300, कम है तो कम कर दिए, माइनस में लिख रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखें, अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिटेड इनटू बैंक बाय कस्टमर 3500। बैंक में डायरेक्ट आपका किसी कोई कस्टमर है, उसने पैसा जमा कर दिया 3500 रुपये, तो बैंक का बैलेंस क्या हो गया होगा, बढ़ गया होगा, लेकिन आपको तो पता ही नहीं है, तो आपका बैलेंस कम है। तो बैंक का बैलेंस बढ़ा हुआ है, तो आप भी क्या कीजिए, बढ़ जाइए। नहीं समझे तो देखिए, दोनों बैलेंस कितना है, 1000। कोई कस्टमर आया और चुपचाप आपके अकाउंट में 3500 जमा कर दिया, तो आपके अकाउंट का बैलेंस 4500, आपको तो पता ही नहीं, तो आपका बैलेंस 1000। तो बैंक का बैलेंस बढ़ा हुआ है, तो आपको भी क्या करना है, बढ़ जाना है। बढ़ जाना है मतलब प्लस कर देना है। तो लिख दीजिए पॉइंट नंबर 4, डायरेक्ट पेमेंट इनटू बैंक अकाउंट, डायरेक्ट पेमेंट इनटू बैंक अकाउंट, कितना 3500। ठीक है, तो दिक्कत होगा तो जरूर बताइएगा, कोशिश कर रहा हूँ कि आपको कोई दिक्कत ना हो, वीडियो देखने के बाद कुछ पूछने की जरूरत ना हो। ठीक है, चलिए, बैंक चार्ज, बैंक का बैलेंस कम हो गया होगा, बैंक ने किसी चीज़ के 50 रुपये आपके अकाउंट से काट लिए, बैंक ने किसी चीज़ के 50 रुपये आपके अकाउंट से माइनस कर दिए, आपको तो पता ही नहीं है, आपने कुछ किया ही नहीं। इसमें एक और है, तो क्या करेंगे, आपका बैलेंस 1000 और बैंक का बैलेंस 950, तो बैंक का बैलेंस बढ़ा हुआ है, यानी पासबुक का बैलेंस बढ़ा हुआ है, सॉरी कम है, तो हम भी क्या करेंगे, कम कर देंगे बैंक चार्ज। हम भी क्या करेंगे, बैंक चार्ज कम कर देंगे, बैंक का बैलेंस कम है तो हम भी कम कर लेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है दोस्त? आगे अगला पॉइंट 10,000 हैज बीन रॉन्गली क्रेडिटेड इन पासबुक, योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड। आता है तो बैंक से मैसेज, गलती से सुना, तो कई बार न्यूज में देखते हो जो कि किसी के अकाउंट में एकाएक 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ रुपये आ गए, गलती से अकाउंट का बैलेंस क्या हुआ, बढ़ गया। तो हमको भी यहाँ पे बढ़ना है, ये नहीं देखना है कि गलती से बढ़ा है कि गलती से घट गया।
सिंपल लॉजिक, स्ट्रेट फॉरवर्ड माइंड रखना। बैंक का बैलेंस यानी पासबुक बढ़ गया तो हम भी बढ़ेंगे, पासबुक कम हो गया तो हम भी कम होंगे। ठीक है, तो बैंक 10,000 से क्या हुआ, गलती से बैंक का बैलेंस बढ़ गया, तो गलती से बढ़े चाहे सही से बढ़े, हमको क्या करना है, अपने काम से काम रखना है। तो समझ गए, तो गलती से किसी ने क्या किया, बैंक में 10,000 रुपये जमा कर दिए, तो बैंक का बैलेंस 11,000, हमें तो कुछ पता ही नहीं है, तो हमारा बैलेंस 1,000, तो बैंक का बैलेंस 10,000 से बढ़ गया, तो हम भी क्या करेंगे, बढ़ जाएंगे। पॉइंट नंबर 6, रॉन्ग क्रेडिट मेड इन द पासबुक 10,000। अब क्या करना है, फाइनल आंसर निकालना है, जितना भी प्लस वाला है सबको प्लस कर लो, जो प्लस हो क्या है उसमें से जितना माइनस वाला है उसको माइनस कर दो। सिंपल लैंग्वेज, एक ही बार कैलकुलेटर उठाओगे, 5,000 प्लस 1050 प्लस 3500 प्लस 10,000 माइनस 1750 माइनस 300 माइनस 50, एक ही बार कैलकुलेटर उठा के काम खत्म, बार बार जोड़ के लिखने की जरूरत नहीं है। तो आपका आंसर आ जाएगा 17,450, बैलेंस एज पर पासबुक, काम खत्म। ठीक है, लिख लो, एक बार नहीं लिखा है तो ऊपर से दिखा दें। ये देखो, पहले हमने लिखा बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट डेट के साथ, फिर बैलेंस एज पर कैश बुक 5,000, फिर जो ऐड में आया है ऐड में लिख दिया है, जो लेस में आया है हम लोगों ने लेस में लिख दिया है, और फिर फाइनल हम लोगों ने आंसर निकाल लिया। आज की क्लास पहली क्लास थी, तो आज हम यहीं पे रखते हैं क्लास, क्योंकि आप लोग अभी छोटे बच्चे हो, ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं अफोर्ड कर सकते, आप लोग बोलेंगे कि बोरिंग हो गई, तो आज की क्लास यहीं पे रखते हैं। अगले क्लास में हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ख़त्म कर लेंगे, थोड़ी सी बड़ी क्लास होगी, 2 बार में आप देख लेना, थोड़ी 2 घंटे 2 सवा 2 घंटे की क्लास होगी, लेकिन ख़त्म हो जाएगा चैप्टर आपका, तो आप 2 बार में देख लेना, मैं ये एडवाइस करूँगा। तो आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं रखना है, कुछ डाउट आए तो पूछ लेना। आज अभी आप इतने ही क्वेश्चन करो जितने क्वेश्चन हमने करवाया है, और इसी क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके देखो, समझ में आ गया तो कंसेप्ट खत्म है। अगले दिन हम लोग स्टार्ट करेंगे, जैसे आज कैश बुक का बैलेंस पहले लिए हैं, उस दिन हम लोग पहले क्या करेंगे, आप जैसे आज बैलेंस है फिर कैश बुक लेके पासबुक के बैलेंस तक जा रहे थे, अगले क्लास में हम लोग पासबुक का बैलेंस लेंगे और कैश बुक तक जाएंगे। पासबुक का बैलेंस लेंगे, बैलेंस साइज पर पासबुक, और फिर प्लस माइनस करेंगे और बैलेंस साइज पर कैश बुक कैलकुलेट होकर आ जाएगा। तो अभी हम लोग पॉजिटिव बैलेंस के साथ कर रहे हैं, जैसे कैश बुक का आपने देखा पॉजिटिव बैलेंस है, पासबुक का भी देखेंगे पॉजिटिव बैलेंस, उसके बाद हम लोग निगेटिव बैलेंस देखेंगे। सेम प्रोसीजर रहेगा, सेम फॉर्मेट रहेगा, सेम ट्रीटमेंट होगा सारे पॉइंट का, बस वहाँ पे क्या करना है, जो माइनस को माइनस के साथ प्लस करना है, और जो प्लस वाला है उसको माइनस करना है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, आपने मैथ में पढ़ा है, और जो प्लस वाला है वो माइनस हो जाएगा, बस इतना ही करना है। और 2 अलग थोड़ा सा कंसेप्ट कराऊंगा मैं, अपडेटेड कैश बुक का, और एक करवाऊंगा मैं आपको जब कैश बुक और पासबुक का एक्सट्रैक्ट दिया रहा है, यानी कैश बुक आपको दे देगा और पासबुक दे देगा और बोलेगा आप बैंक रिकंसाइल करो। घबराने वाली बात नहीं, अगले क्लास में सारे कंसेप्ट करने के साथ हम क्वेश्चन खत्म कर लेंगे, 1-2 स्टैंडर्ड क्वेश्चन करेंगे, जैसे कि ये सब आप रिपीटेड पॉइंट आप देख रहे हो, तो 1-2 न्यू पॉइंट देखेंगे, और हमारी क्लास अगले दिन खत्म हो जाएगी। जुड़े रहिए, आपको सारी क्लासेस एंड स्टडी मटेरियल सब कुछ मिल जाएगा, आराम से पढ़िए। कोई डाउट हो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, चैट बॉक्स में, कोई सजेशन हो तो वो भी दे सकते हैं। तो आज की क्लास हम यहीं पे करते हैं ख़त्म, और मिलते हैं अगले क्लास में। आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।